अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल 17 अगस्त 2021 को एक ख़बर पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी से सुनी गई। वो ख़बर ये थी कि न्यूज़ीलैंड में एक सिंगल केस आने पे पूरा मुल्क जो है वो 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। शायद इससे पहले ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ जब से ये पैंडेमिक आई है। न्यूज़ीलैंड जो है वो एक जज़ीरा नुमा मुल्क है। आबादी है इसकी 51 लाख के करीब, और अभी तक वहाँ पे टोटल जो केसेस हुए हैं वो तकरीबन 2936 हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे में जो केसेस आए हैं वो 3900 से ज़ायद हैं। पाकिस्तान में एक दिन में 65 डेथ्स हुई हैं, जबकि वहाँ पे टोटल जो डेथ्स हुई हैं जब से पेंडेमिक आई है उनकी तादाद है 26। 3 दिन उनका पूरा मुल्क बंद रहेगा, और उनका सबसे बड़ा शहर जो है वो ऑकलैंड है, जहाँ पे ये केस सामने आया है। और वो जो ऑकलैंड है और उसके साथ के जो इलाके हैं वो तकरीबन एक हफ्ता के लिए मुकम्मल लॉकडाउन, और ये मुकम्मल लॉकडाउन से मुराद है कि कोई शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता और कोई बिजनेस नहीं खुल सकता। तो पूरी दुनिया में ये बहस चल रही है कल से कि न्यूजीलैंड वाले ठीक हैं या बाकी सारी दुनिया का लाए अमल वो ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी जो है अब ज़हनी तौर पे इस वायरस को समझ चुके हैं। आप मस्जिदों में जाएं तो तकरीबन अगर आप ये बैनर देखें, ये एक मस्जिद में चारों कोनों में लगा हुआ है कि आप लोगों ने मास्क पहनना है, क्योंकि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप दिन में 5 दफ़ा जाते हैं। और कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे दिन में एक बार से ज़ायद लोग इकट्ठे हों तो वहाँ पे तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो दूसरों की जान की हिफाजत के लिए जो मुमकिन हो वो कर सकते हों। साथ ही मस्जिद में एक शख्स के खड़े होने के बाद एक शख्स की जगह छोड़ी जाती है और फिर दूसरा शख्स खड़ा होता है, यानी वो जो 1 मीटर का कम से कम हम फासला कहते हैं तो वो भी मेंटेन होता है। यानी हम पाकिस्तानियों ने अब सीख लिया कि हमने इस वायरस के साथ कैसे रहना भी है, और फिर इसका इलाज ज़ाहिर है पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बहुत अब बेहतर है पहले से। लेकिन जो सबसे खुश आइंद बात है जो कि न्यूजीलैंड में नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का भी इम्यूनिटी लेवल बेहतर है। बहुत सारे वो लोग जो अनवैक्सीनेटेड थे, पिछली दफ़ा जब उनको बीमारी होती थी तो उनकी अलामात की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं और जिनको कोविड हुआ है अब की दफ़ा, या तो उनको अलामात की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर होती भी है तो उनकी जल्दी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यही देख भी रहे हैं हम डे टू डे लाइफ में अब। तो इसे सबक और मैसेज इससे ये मिलता है कि अगर आप न्यूजीलैंड की तरह अपने मुल्क को बंद रखेंगे, अगरचे वहाँ पे 20% लोगों को अभी तक वैक्सीनेशंस हो चुकी हैं, लेकिन सब लोगों को पता है कि वैक्सीनेशंस 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। जो ट्रायल्स में हमें नज़र आया था कि 95% लोगों को प्रोटेक्शन है, तो ये मैं बार बार वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि उस वक्त तक डेल्टा जो वेरिएंट है वो नहीं मौजूद था, और डेल्टा वेरिएंट ने अभी तक साबित कर दिया है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं या हो रही हैं या हमारे सामने आ रही हैं। अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस को भी तमाम दुनिया की तरह पाकिस्तानी इसको एक मनफी से ज़्यादा मुस्बत चीज़ के तौर पे इसलिए लेते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो गई है तो इसका मतलब है कि अभी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इस वायरस को क्योंकि पहचान पाता है, तो ये आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगी, ये आपके सिस्टम के लिए बूस्टर डोज बन जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर यही ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस आती 2 साल के बाद, तो उस वक्त तक चांसेस थे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी हद तक भूल चुका होता कि ये जो वायरस है इसकी शक्ल कैसी है, इसके ऊपर प्रोटीन कैसी हैं, इसके ऊपर एंटीजेंस कैसी हैं। तो इसलिए जो न्यूजीलैंड की तरह अगर होस्टेज हो जाता है कोई भी मुल्क तो उसका आखिरकार नुकसान है, फ़ायदा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान में सबसे पहले मार्च 2020 में कोरोना की इन्फेक्शन आई थी, और अब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद हम उस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इलाज है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, हमारे पास इलाज है स्टीरॉयड का कि अगर किसी की हालत ख़राब है, हमारे पास इलाज है कि हमने और जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन और ये जो बाकी सारे जो चीज़ें हैं इनको किस स्टेज पे जाके लोगों को मुहैया करना है। और उससे कहीं ज़्यादा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो
कोरोना वायरस आया था तो इसका इब्तदाई नाम था नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस इसे इसलिए कहा गया था कि ये एक नया वायरस था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए कि ये नया वायरस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने लोगों को वैक्सीन लगी है उससे शायद 3 से 4 गुना वो लोग हैं जो वैक्सीन के बगैर इस इन्फेक्शन से गुजरने के बाद उनके अंदर या तो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं या उनका इम्यून सिस्टम इस काबिल है कि वो इस वायरस को पहचान सकता है। इसलिए पाकिस्तानियों को अब इस पैगाम की समझ आ चुकी है कि उनको आगे बढ़ना है। उनको ये जो कोरोना वायरस है इसको ऐसे ही समझना है जैसे मुख्तलिफ वायरसेस पहले भी आते रहते हैं, और इसकी वजह सिर्फ एक है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इम्यून हैं। बहुत सारे लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम जो है इस वायरस के ख़िलाफ़ काम करता है। तो अगर लॉकडाउन को हम समझते हैं तो लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा अहमियत ये होती है कि जब कहीं पे केसेस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो उस साइकिल को तोड़ने के लिए, जैसे मैं अपनी एक वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है या एक्सपोनेंशियल स्प्रेड क्या होता है, और उसको तोड़ने के लिए आपको लॉकडाउन लगाने पड़ते हैं या लगाने चाहिए, जैसे जिसको पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं। जैसे आजकल अगर आप मार्केट्स में जाएँ तो रात को 8 बजे के बाद मार्केट्स बंद होती हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का रुझान आमतौर पर यही होता है कि गर्मियों में रात 8 बजे से लेके 2 बजे तक बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा गैदरिंग को फ़िलहाल रोका गया है तो उससे आपके सामने अब नज़र आ रहा है कि जो केसेस हैं जो 4,500 या 5,000 तक पहुंच चुके थे तो वो फिर एक बार फिर ड्रॉप होकर 4,000 से नीचे आ गए हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि न्यूजीलैंड की तरह अगर दुनिया के तमाम मुल्क ऐसा करना शुरू कर दें तो ये 1720 में यही काम होता था, जब दुनिया के पास कोई दवाई नहीं थी, कोई मालूमात नहीं थी। तो उस वक्त जब भी दुनिया में वबा आती थी, चाहे वो 15वीं सदी ईस्वी थी या चाहे वो 18वीं सदी ईस्वी से पहले की बातें थी, तो उस वक्त कौमें जो है वो लॉकडाउन में चली जाती थी क्योंकि वो यरगमाल बन जाती थी वायरस से। और अगर न्यूजीलैंड 20% की जगह पे अपने 90% लोगों को भी वैक्सीन लगा देता है और उसके बाद जैसे ही उनका मुआशरा खुलेगा तो इसमें किसी किस्म की कोई बहस नहीं है कि वहाँ पे कुदरती तौर पे एक दफ़ा इन्फेक्शन ज़रूर फैलेगी। उनके हॉस्पिटल्स तैयार नहीं होंगे, उनके जो डॉक्टर्स हैं वो इस हद तक उनके रिफ्लेक्सेस, ये जो डॉक्टर्स का काम चलता है वो रिफ्लेक्सेस पे चलता है। इब्तदा के दिनों में जब हम डॉक्टर बनते हैं तो जो इंट्रामस्कुलर हम डाइक्लोराइन लगाते हैं, एक टीका होता है बेसिकली ये दर्द का डाइक्लोफेनेक सोडियम, तो सबसे आसान समझे जाने वाला टीका है, लेकिन हाथ कांप रहे होते हैं डॉक्टर के क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस नहीं बने होते। स्टाफ जो नर्सेज होती हैं उनकी रिफ्लेक्सेस नहीं बने होते। लेकिन वही जो डॉक्टर और स्टाफ नर्सेज हैं 5 साल के बाद बड़े बड़े जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वो चीज़ उनको बार बार करना पड़ रही होती है। तो जो न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स हैं और जो वहाँ के स्टाफ नर्सेज हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनके रिफ्लेक्सेस बने नहीं होंगे, दुनिया से वो डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज को जाहिर है कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते इसी ख़तरे और डर के बाइस कि कहीं इनके अंदर वायरस ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा वैक्सीनेटेड लोगों को अपने मुल्क में ले आएँ जिनको पता हो कि इस वायरस को कैसे मैनेज करना है। तो जो न्यूजीलैंड का तरीका है अभी तक का, अगरचे हो सकता है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तो वो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में उनको खोलना पड़ेगा और जब वो खोलेंगे अगर तो उनके पास वो डॉक्टर्स जो इन चीज़ों से बहुत दफ़ा गुजर चुके हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा पेशेंट खुद मैनेज किए हैं उन्होंने, फिर तो मुमकिन है कि वो इस जो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लें, वरना शायद हो सकता है न्यूजीलैंड को भी इसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़े। दुआ तो यही है कि वो ना गुजरें। और ये जो अगर आप आज दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखते हैं वो सिर्फ इसलिए इस बहस में पड़ गया है कि एक केस पे आप पूरा मुल्क बंद करके आप वायरस के हाथों सिर्फ और सिर्फ यरगमाल हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ये कि जो वैक्सीन्स हैं वो 100% इफेक्टिव नहीं है। दूसरा ये कि जैसे जैसे वैक्सीन्स लग रही हैं लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह का भी शक नहीं है कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत सारे लोगों की जान बचा रही है, उनकी शिद्दत को कम करके बीमारी को। लेकिन उसी वक्त में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और खुदा न खास्ता नए वेरिएंट्स आते हैं तो वो वेरिएंट्स इन वैक्सीन्स के ख़िलाफ़ इतने ही काम करेंगे और इनके नतीजे में बनने वाला जो एंटीबॉडीज़ हैं उनसे वो बचने की कोशिश करेंगे। तो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जसिंद्रा आर्डन शायद उनका नाम है, तो उनको अपनी ये जो पॉलिसी है इसको देखना चाहिए और हम पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि अगर हमारे प्यारों को नुकसान हुआ है तो वो जो एक उनकी कुर्बानी है उसकी वजह से ही पाकिस्तान में आज मुमकिन है कि हम लोगों का सेफ्टी लेवल बहुत बेहतर है। बाकी दुनिया के कुछ और ममालिक की तरह हमारा जो सीरो प्रेवलेंस का लेवल है, हमारे मुल्क में जो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, हमारे मुल्क में जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में एक तबका लोगों का ऐसा ज़रूर
रहेगा, जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको हेल्थ के ऐसे इश्यूज़ हैं कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनकी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो उनको पहले भी इन्फ्लुएंज़ा या दूसरे वायरसेस तंग करते थे, तो अभी कोरोना वायरस उनको तंग करता रहेगा। जैसे ही अब मौसम तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान में बच्चों का एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंशिशियल वायरस, RSV, उसके केसेस ज़्यादा आएंगे और उसके केसेस आने की वजह से क्योंकि बर्डन बढ़ेगा, तो ऐसे मौक़ों पे फिर स्मार्ट लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए लगा के तो इन साइकिल्स को ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड की तरह की पॉलिसी को इख्तियार करना शायद एक बहुत ख़तरे वाला काम है, जिसको हम आने वाले दिनों में हो सकता है विटनेस करें और उसको देखें।